Now, in this session, new students, we are going to start with the history subject, and in this session, we are going to start with the history of modern India. History of modern India, as you are well known, that we are going to start a new subject, which is history of modern India. I am Abhilash Taplial, the faculty for history, general studies, and the other subjects. Now, in this session, what will we discuss? How will we discuss? How do we study? वो सब हम बातें करेंगे. But before that, आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा करिकुलम है, जैसे कि आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब सब्जेक्ट्स में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ये 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. और चारों सब्जेक्ट्स कैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है ना. आप लोगों ने कईयों ने पढ़े भी होंगे, 10 तक तो लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं. उसके बाद हमारी स्ट्रीम्स चेंज होती हैं और उसके बाद साइंस में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं. बट यहाँ पर आपको समझना होता है कि यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस और कोई भी आप एग्जाम दीजिए, फ्रॉम ग्रुप सी डी से लेके और आप यूपीएससी आईएएस तक का एग्जाम दीजिए, जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट हैं दे प्ले द वाइटल रोल. जो जीएस एक पूरा पोर्शन है, और जो हमारा सिविल सर्विसेज है, स्टेट लेवल पे बात करें चाहे यूनियन लेवल पर बात करें, सिविल सर्विसेज में तो जो ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं, इन्हें बोलते हैं हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, परंपरागत विषय. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर हमारी कमांड हो जाए स्टैटिक पार्ट के ऊपर, क्योंकि भाई कुछ चीजें क्या होती है इसमें जो लगातार चल रही है, जो करंट की चीजें है, तो वो तो हम एड ऑन करेंगे विद टाइम. बट बेसिक चीजों के ऊपर अगर हमारी कमांड हो जाए तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है ना. और हम करंट इश्यूज को भी समझ पाते हैं. अगर हमारा स्टैटिक पार्ट ही मजबूत नहीं होगा तो हम करंट इश्यू को भी समझ नहीं पाएंगे. अगर हम नहीं समझ पाएंगे कि भाई यूएसएसआर क्या था, आज का रशिया क्या है, क्यों रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, क्या इसके पीछे हिस्टोरिकल एंगल है, हर चीज के पीछे कुछ हिस्ट्री है ना. हम कहीं पर भी हैं तो उसके पीछे हमारा इतिहास है. तो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हमारे प्रेजेंट को प्रभावित करता है और हमारे फ्यूचर तक पर असर डालता है. आज हमारे देश की स्थिति देखिए, चाहे अपने इंडिविजुअल की स्थिति देखिए, इस सबके पीछे कहीं ना कहीं हमारा इतिहास है. दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड हिस्ट्री. हिस्ट्री, अब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम ये समझते हैं कि बस इसमें कुछ फैक्ट है, कुछ एयर्स हैं, टाइमलाइन है, हमें उसे रटना है, समझना है, क्या करना है. देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट को हमें तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं है कि बस ये चीज लिखी है तो इसके बाद ये घटना हो रही है, उसके बाद वो घटना हो रही है. हर घटना के पीछे मैंने कहा कुछ कारण होगा, कुछ बैकग्राउंड होगा. अगर हम बैकग्राउंड को समझेंगे तो एक के बाद एक हम चीजों को जान पाएंगे. अभी तो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ, अभी अक्टूबर में यूपी पीसीएस का पेपर है, तो आप देख रहे हो ना. अभी आपने देखा होगा पीछे कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल आए. जो स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस में आप देखते हैं, तो एज पर माय एक्सपीरियंस जितने स्टेट पीसीएस होते हैं सब में सबसे कठिन स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस होता है, यूपी पीसीएस होता है, ठीक है ना. इस बार तो उत्तराखंड पीसीएस का लेवल भी बड़ा है और स्टेट पीसीएस के लेवल भी बड़े हैं. यहां पर हमें ध्यान रखना होता है, स्टैटिक पार्ट पर काफी फोकस रहता है. स्टैटिक, आपका अगर स्टैटिक में कमांड है तो आप अगर वहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं 10 पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो आप 60 to 70% 6 से 7 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक. दूसरा, जो आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है, आईएएस, सिविल सर्विसेज, सीएससी, यहां पर कंसेप्चुअल पर ही ध्यान दिया जाता था. और कई बार तो दिल्ली, मुखर्जी नगर आप जाइए, टीचर स्टैटिक पार्ट पढ़ाता ही नहीं, टीचर बोलते किताब है, नोट से खुद पढ़ो. लेकिन अब हुआ क्या है, वो केवल कंसेप्चुअल पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अब वहां पर स्टैटिक पे भी क्वेश्चन पूछ रहे. पहले हम सोचते थे स्टैटिक पढ़ना क्या है, स्टैटिक ल्यूसेंट उठाया, दूसरा कोई बुक उठाया, बर्नवाल उठाया, कुछ स्पेक्ट्रम उठाया, रटते गए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फलाना फलाना. ऐसा नहीं. अब क्या है, स्टैटिक के पीछे जो कंसेप्ट है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, कुछ चीजें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है. अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई, तो वो तो 1757 ही रहेगा, ठीक है ना. तो वो तो हमें याद ही करना पड़ेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. बक्सर जो है 1764 है, वी कैन नॉट चेंज इट. वो चीजें आज भी वही है, आप पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता ने पढ़ा था वो भी वही है, और जब आपके बच्चे भी पढ़ेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 ही पढ़ेंगे, वो चीज चेंज नहीं होगी. हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हो चुकी है ना, वो पास्ट है, तो वो तो चेंज नहीं होगा. लेकिन उससे रिलेटेड कोई चीजें अगर करंट में रहती हैं तो फिर वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है. अभी आपने देखा है उत्तराखंड पीसीएस का पेपर, किस किस ने दिया है, आप में से किसी ने देखा है,
किस तरह का पेपर हुआ, कैसा पेपर था। लगातार आपने देखा होगा हिस्ट्री के क्वेश्चन धड़ाधड़ जो हमने पढ़े थे, जो हमने लास्ट में, हम पे टाइम भी कहा था, हमने 2-3 दिन में ही मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज की, और मैंने कहा था घटनाओं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कई तरह। पिछले साल जैसे पिछले 2021-22 का कैबिनेट मिशन के ऊपर, कैबिनेट मिशन के ऊपर देखा ना आपने क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़, मॉडर्न हिस्ट्री से भी, मिडाइवल से भी, और देखो चारों युद्ध मैंने बाबर के बताए थे के बाद वही डायरेक्ट क्वेश्चन बना आया ना, नहीं बताया था। पानीपत का सेकंड बैटल, खानवा का युद्ध याद आ रहा है नहीं है, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चारों अरेंज कर दिए होंगे आपने। तो वही मैं कह रहा हूं, क्लास में अगर आप एक एक चीज पे ध्यान देंगे तो फिर आपको तुरंत चीजें क्लियर होंगी और आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब आपका यूपी पीसीएस भरा है सबने, उत्तर प्रदेश पीसीएस नहीं, अच्छा आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन आपका टारगेट क्या है? यूपी पीसीएस। तो अभी इस साल आपने नहीं भरा है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, और अभी और आपने पेपर वगैरह एनालाइज किया है कभी, देखा है? हम्म, ओके ओके ओके। और आपका सर, व्हाट्स ए गुड नेम? राहुल, ओके। सो आप लोग पेपर भी एनालाइज कीजिएगा। अभी जरा पहले कुछ पढ़ लीजिए, 1 महीना आप पहले ढंग से पढ़िए। 1 महीने के बाद जो टॉपिक्स कवर हो गए, फिर उसके क्वेश्चंस देखिए किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उत्तराखंड में किस तरह से पूछते हैं, यूपी में कैसे पूछते हैं, और भरिए, पीसीएस भरिएगा। 2 चीजें आपको मिलेंगी, हिमाचल भी भरिए। थोड़ा एक तो तजुर्बा होता है, तजुर्बा मतलब आप अलग अलग स्टेट पीसेस, दूसरा जब आप जर्नी करते हो, उस स्टेट में जाते हैं, तो उस दौरान भी आप बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। यात्राएं जब आप करते हैं ना अलग अलग स्थानों की, कुछ बच्चे एक ही कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप कहीं जा रहे हैं, पेपर आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप इतने सक्षम हैं, आप जा सकते हैं, आप तजुर्बा ले रहे हैं, तो आपको पेपर का एक्सपीरियंस तो हो रहा है, बट जो आप ट्रेवल जो आप कर रहे हैं उस दौरान भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वहां कहीं जाएंगे तो पेपर देने के बाद अगले दिन आप देख सकते हैं आसपास चीजें, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको विजिट कर सकते हैं। कहीं भी आप टूर ट्रेवल में जाते हैं, दोस्तों के साथ भी जाते हैं, तो उस कोई भी ऐसी बिल्डिंग देखते हैं, कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट देखते हैं, तो उसको देखिए, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो चीज पढ़ने से भी हमें याद होगी, लेकिन जो हम खुद देखते हैं ना, एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक अलग ही तजुर्बा होता है, वो कई बार काम आता है। मैं बार बार बोलता हूँ, किताबों से ही पेपर पास नहीं होता। पेपर, हर चीज जो बचपन से आप सीख रहे हैं, कहीं से भी कोई भी चीज क्वेश्चन बन के आ जाती है, खासकर यूपीएससी में तो, ठीक है ना। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री जो है एक बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत सारे इसमें इवेंट्स है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन अपने आप में रखता है, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एंशिएंट इंडिया। देन वी हैव मिडाइवल इंडिया, जिसमें भारत में जो इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से भारत में इस्लाम का उदय हुआ, इस्लामिक एम्पायर बने, दिल्ली सल्तनत आया, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधीज आए, मुगल आए, बाबर, अकबर, ये सब आपने पढ़े हैं ना। तो मिडाइवल हिस्ट्री ये एक पार्ट है, आपने मतलब जो पीछे वाले बच्चे हैं आप लोग तो। और नेक्स्ट जो आपका है मॉडर्न। देखिए हम ये समझते थे आज तक, और जो पेपर का पैटर्न रहा है, पूरे हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हालांकि ये हम लोग कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो अकेडमियंस हैं, वो लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंडरस्टैंड बनाना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है उसमें, कि हम इसको इजीली डिवाइड कर दे। हालांकि हिस्ट्री तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, कंटिन्यूस इवेंट है। अपने पढ़ने के लिए हमने 3 भाग में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। पहले क्या होता था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे मॉडर्न से, मोस्टली बच्चे मॉडर्न पे ही फोकस करते थे, इसको इग्नोर कर देते थे, इसको इग्नोर कर देते थे। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो क्वेश्चन आपके लगातार बराबर वेटेज से आ रहे हैं। अभी उत्तराखंड पीसीएस में भी देखा, इससे भी थे क्वेश्चन, इससे भी थे और इससे भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बोल दो, सबसे ज्यादा हमारे करीब बोल दो, वो कौन सी हिस्ट्री है? मॉडर्न, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। इसमें तो आपको पीछे 500, 600, 700, 800, 1000 साल का इतिहास, यहाँ तो आप बीसी में पहुंच जाएंगे। और यहाँ तो आप देख रहे हो, ये तो अभी 100, 200, 250 सालों का ही इतिहास जो है, मतलब ज्यादा पुराना टाइम नहीं है, तो ये ज्यादा हमारे करीब है। यहाँ के बारे में हमारा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन तो यहाँ भी है, यहाँ ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, तो ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का रोल, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल रहा,
उसका इम्पैक्ट हम आज भी देखते हैं। रिसेंटली आपको सबको पता होगा, और अब आप लोग इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, जो एकदम नए बच्चे हैं पहली बार कोचिंग कर रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सबको पता है कि हमारे देश में आईपीसी कानून में बदलाव हुआ है। आईपीसी, एक आपने देखा सीआरपीसी में चेंज हुआ है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंज हुआ है। क्या हम सबको ये पता है ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, और आज इनका भारतीय नामकरण हो गया है। अब ये भारतीय रूप में आ गए हैं। आ गए नहीं आ गए? जैसे भारतीय न्याय संहिता पढ़ा होगा आपने, बीएनएस कानून नया आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब कानून, तो ये सब कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, इनका भारतीय रूपांतरण हुआ है। वैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा है इसमें 65 to 70% पार्ट कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। ये एक्ट किसका था? ब्रिटिशर्स का दिया हुआ। आज हमारा जो रेलवे का इंट्रोडक्शन है, इंग्लिश एजुकेशन, ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, कहां से लिख पाते अगर अंग्रेज ना आते? तो ये होती हमारी भाषा। तो आज जिस हम पोजीशन में है, जिस स्थिति में है, उसके पीछे हमारी हिस्ट्री है। तो वो हिस्ट्री ने कैसे हमारा आज का जो पूरा का पूरा टाइम है, कैसे इसको शेप किया, कैसे हमें यहां तक पहुंचाया, वो एक हमारी जर्नी है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे? मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। कहां से शुरू होती है और कहां तक चलती है? तो कहां तक चलती है, इस बात पर तो हम सब लोग एग्री हो जाते हैं कि 1947 एडी ये एक ईयर है जिस पर क्या हुआ? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। नॉट ओनली इंडिपेंडेंस, बट इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑल्सो। The Indian subcontinent was divided in two parts, two nations, two countries, you can say, and these are India and Pakistan. दो पार्ट में डिवाइड हुआ। लेकिन बिगिनिंग कहां से करें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की? दैट इज द कॉम्प्लेक्स थिंग। कहां से आप बताइए, कहां से शुरू होता होगा आधुनिक भारत पे? स्टार्टिंग ऑफ 1990s, 1890s, संविधान लाने का आइडिया। ओके, आपका क्या मानना है? लेटर, वो आपने बोला लेटर मुगल्स के बाद। आप बताइए, कोई आइडिया? ब्रिटिशर्स का अराइवल, यानी ब्रिटेन, जब से ब्रिटेन के लोग आए, आप बताइए। हाँ, फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, ठीक है, पीछे द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, हिस्टोरियंस की भी कोई एक राय नहीं है, बट हम मॉडर्न हिस्ट्री जनरली बोलते किसको है? मॉडर्न हिस्ट्री से हम ये मान के चलते हैं ब्रिटिश रूल, यही मानते हैं हम, ब्रिटिश रूल। लेकिन अगर हम ब्रिटिश रूल बोले केवल, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच है। पैरेलली बहुत सारे इवेंट्स थे। इवन दो हम जानते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारे पास क्या 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे। इवन आप जिस स्टेट में बैठे हैं उत्तराखंड में, दिस स्टेट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश 560 प्लस ब्रिटिश किंगडम। ब्रिटिश किंगडम में क्या आ गया? जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, योर पौड़ी गढ़वाल and Kumaon region, that was under the direct control of the British rule, whereas the region of टीरी रियासत उत्तरकाशी, यहां मोनार्की थी। यहां पे क्या थी? मोनार्क। पैरेलल पीरियड में ना, एक टाइम पर जहां पर पौड़ी का क्षेत्र और कुमाऊं का क्षेत्र डायरेक्ट किसके कंट्रोल में है? ब्रिटिशर्स के। उसी टाइम पर टिहरी का क्षेत्र, उत्तरकाशी का क्षेत्र, वहां पर राज का शासन है। तो कहने का मतलब क्या है? मोनार्की भी चल रही है, ब्रिटिश रूल भी चल रहा है। तो ब्रिटिश रूल जैसा हम सोचते हैं अपने दिमाग में, क्या उस रूप में था? या हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स भी थी, अब हम बोल रहे ब्रिटिश रूल भी था, और हम बोल रहे 560 प्लस क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स भी थी। तो प्रिंसली स्टेट्स 560 प्लस बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ये तो आप सुनते हैं, हैदराबाद कश्मीर के राजा की वजह से ही तो आज कश्मीर के राजा ने टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, तो आज भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लेकर कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ब्रिटिश रूल कहां था, कैसे था, किस तरह से था, वही तो हमें समझना है।
और देसी रियासतों की क्या हैसियत थी, किस तरह से वो काम करती थी, वो भी हमें समझना है। तो पूरा का पूरा जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, वो अगर हम केवल बोले ब्रिटिश रूल, ये सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इस पे फोकस किया जाता है। लेकिन केवल ब्रिटिश रूल तक नहीं है वो सीमित, इस टाइम पर बहुत से इवेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेटर मुगल पीरियड के कुछ रूलर्स हमने उस टाइम रिवीजन में पढ़े थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, इस टाइम पर अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, आपका महाराष्ट्र का जो मराठा क्षेत्र थे, बहुत सारे रीजनल रूलर्स भी हैं, उनको सप्रेस करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना शासन स्थापित करेगी। इसी पीरियड में हम देखेंगे भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी होंगे, वो भी सब किसका पार्ट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, देखो क्वेश्चन आया था हिंदू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा था, अभी पिछले सप्ताह की बात है, मैं बीएचयू के ऊपर फोकस कर रहा था और बीएचयू से ही क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन बन के आया कि हिंदू स्कूल, हिंदू स्कूल जो 1898 में बना, वही आगे बीएचयू बना, जिसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल था, मदन मोहन मालवीय का। लेकिन वो पहले एक एज ए स्कूल था, जिसको बनाया किसने था, एनी बेसेंट। किसने बनाया था, और वो क्वेश्चन में टिक करा आपने, एनी बेसेंट बताया था, और वही क्वेश्चन आ गया। कितना मतलब, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तीन दिन में, वहां से क्वेश्चन। तो दैट मीन्स एक एक शब्द पर ध्यान देना है, क्योंकि हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता। कुछ चीज मैं बोल रहा हूं तो आपको उसको साइड में भी नोट कर लेना होता है, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या स्टार्ट करें, तो ब्रिटिश रूल हम बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट हुआ, क्या ब्रिटिश रूल भारत में 1757 से स्टार्ट हुआ, जो कि 1947 तक चला, जिसको ज्यादातर लोग मानते हैं, या ब्रिटिश रूल को हम मान के चले कि भारत में यूरोपियों ने पहली कंपनी, यूरोपियन मतलब ब्रिटिशर्स ने पहली कंपनी तो कब लगाई, 1613 में, 1613 सूरत में, और वहां से लेके 1947, क्या इसको हम पूरा कंसिडर करें, या हम ये मान के चले कि 1707 में कुछ घटना हुई, उसके बाद से लेके 1947 तक का पीरियड ये ब्रिटिश रूल है। एक मैडम ने बोला 1857 के रिवोल्ट के बाद, यानी 1858 से 1947 का ये ब्रिटिश रूल है। एक मैडम ने बोला सर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पीरियड, यानी कि 1885 जब कांग्रेस बनी से लेकर 1947 तक का ये ब्रिटिश पीरियड है। अलग अलग लोग और उनके अलग अलग अप्रोच, लेकिन हम मोटा मोटा क्या जानते हैं बचपन से, कि अंग्रेजों का भारत में लगभग शासन कितना रहा, 200 साल, 200 ईयर्स। अगर आप यहां से लगा के चले 1613 से और 1947, ये तो 200 साल, तो ये तो बहुत ज्यादा पीरियड हो रहा है, तो बहुत ज्यादा पीरियड हो रहा है। अगर आप 1757 से लगाएं 1947 तक, तो ये प्रिसाइजली 190 ईयर्स हो रहा है, और 190 ईयर्स को मोटा माटी हम बोल सकते हैं 200 ईयर्स। यानी जो सबसे प्रिसाइज पीरियड जिसको हमें स्टडी करना है, दैट इज फ्रॉम 1757 से 1947। अगर इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो हम देखते हैं 1707 से 1947 का पीरियड, क्योंकि 1707 वो ईयर है इंडिया की हिस्ट्री का जब औरंगजेब, वन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड 1707, और औरंगजेब की डेथ एक टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होगी तो क्या होगा, मुगल एम्पायर श्रिंक होना स्टार्ट होगा, मुगल एम्पायर वीक होगा। जब मुगल एम्पायर वीक होगा तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसको फिल करने का प्रयास मराठास भी करेंगे, बहुत हद तक वो करते भी हैं, लेकिन फाइनली जो प्रॉपर तरीके से सक्सीड होंगे वो कौन होंगे, ब्रिटिशर्स। तो ये भी एक पीरियड हो सकता है। 1858 से 1947 का पीरियड ब्रिटिश रूल है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है, ब्रिटिश क्राउन रूल। ये किसका रूल है, क्राउन का रूल है, जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सीधा भारत को कंट्रोल कर, एक पढ़ते ना कंपनी राज, कंपनी का रूल, देखिए क्राउन का रूल। तो आपको पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ, मंगल पांडे मूवी भी आपने देखी, 1858 से क्राउन का शासन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ। और कुछ ने बोला 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, और वो कांग्रेस जो बनना है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हमने पिछले बार डिस्कस भी किया। तो ये अलग अलग ईयर्स, बट तो मोस्ट प्रिसाइज क्या है इसमें, 1757 से 1947 का पीरियड। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, अब तो प्रॉपर नोट्स के साथ आप लिखें, हेडिंग डालिए
हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। पिछले अभी 3 दिन जो हमने किया, क्विक रिवीजन किया था ना, अब हम धीरे धीरे एक टॉपिक पढ़े। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, डेट डाल दीजिए आज की, टुडे इज 18th of July। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, 3 दिन आपकी क्लास होती है, और कोशिश कीजिएगा कि आप अननेसेसरली एब्सेंट ना हो, क्योंकि एक भी दिन का छूटता है तो फिर कहीं से उसी से क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक से, तो वो बहुत बहुत वो हो जाती है गड़बड़। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। नाउ देखिए सिलेबस दैट वी हैव टू स्टडी। देखो इसमें कम से कम 32 से 35 क्लासेस लगेगी टू कंप्लीट दिस सिलेबस। 32 to 35 आपका जो है इसमें क्लासेस लगती हैं, इसको डिटेल से पढ़ने में। एक वीक में 3 क्लास होती है। मंथ में आप देखिए कितना लगभग बैठेगा, 12 या कभी आपकी 15 भी हो सकती है, मतलब 12 से 15 के बीच में, वो डिपेंड करता है किस तरह से महीना बैठ रहा है। और आप ये मान के 2.5 महीना का करीब, 2-2.5, हाँ 2.5 महीने के करीब ही आपका पूरा चलेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट हुआ आपका, इसी पीरियड में, इसी टाइम पे? इंडियन ज्योग्राफी कौन करा रहा है? ठीक है, 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी, ऐसे चल रहा है। चलिए पहला टॉपिक लिखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। फर्स्ट टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब क्या है? भारत में यूरोपियों का आगमन। आपने सुना होगा कि भारत में बहुत से यूरोपियंस आए, जैसे पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, ये सब यूरोपियंस आए। दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट हु सक्सीडेड? ब्रिटिशर्स सक्सीडेड। तो ये सब ट्रेड के लिए आए, लेकिन दे बिकेम मास्टर। हु बिकेम मास्टर? ब्रिटिशर्स बिकेम द मास्टर। तो पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सेकंड टॉपिक लिखिए, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन of the British rule in India establishment and expansion of the British rule in India, इसी में लिखना है, and the decline of Mughals। एक साथ साथ हो रहा है ना, मतलब मुगल्स का डाउनफॉल हो रहा है और ब्रिटिशर्स का राइज हो रहा है। एकदम नहीं कि मुगल एकदम चले गए, मुगल धीरे धीरे कमजोर होंगे और ब्रिटिशर्स पावरफुल होंगे। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। एक होता है एक्सपेंड करना, विच इज इजी, बट कंसोलिडेट, उसको अपना बनाए रखना। मैंने लड़ाई की, मैंने सहारनपुर पे हमला किया, सहारनपुर को जीत लिया, लूट के आ गया, दैट इज वन थिंग। मैंने लड़ाई की, सहारनपुर पे हमला किया और सहारनपुर में अपना कोई व्यक्ति बिठा दिया और बोला कि तुम कंट्रोल करके रखो इसको, तो वो अपनी टेरिटरी बना के रखा, दैट इज द डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना। तो एक्सपैंड करना इज इजी, हालांकि इतना इजी भी नहीं होता, वॉर करना है आपको, बट उसको अपना बनाए रखना, क्योंकि रिवोल्ट होगा, दैट इज द डिफिकल्ट टास्क। तो लिखिए एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। क्या लिखा आपने? कंसोलिडेशन ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे वही बच्चे जो मैं आपको पिछली बार भी हिंट दे रहा था, एक्ट्स, फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट टू चार्टर एक्ट, ठीक है ना। तो आगे इंडियन काउंसिल एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट, सब आपने इसमें कवर करना है। नेक्स्ट लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। आज आप जिस सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में आप जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, क्या इस व्यवस्था की देन भी अंग्रेज हैं?
क्या इसके पीछे ब्रिटिशर्स का रोल है तो कैसे है, क्यों उन्होंने सर्विसेज इंट्रोड्यूस की, क्या इसके पीछे रोल था? दैट इज ऑल दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? ब्रिटिश इंडिया के दौरान रेलवे, जो रेलवेज हैं उनका इंट्रोडक्शन हुआ, वो हमारे लिए बेनिफिशियल था या अंग्रेजों का इसके पीछे कोई इंटरेस्ट था? अपना इंटरेस्ट था तो वो किस हद तक था? हमारी जो इकोनॉमिक थ्योरी थी, कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी आई थी? दादा भाई नेहरू जी ने क्या बोला था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का यानी वेल्थ का जो निष्कासन हो रहा है भारत से, वो किस प्रकार से काम कर रहा था? अंग्रेज कैसे काम कर रहे थे भारत में? क्यों हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमें लूटा? दे वर द लूटर्स. शशि थरूर का नाम आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है. शशि थरूर ने ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही ये बात बोली, ब्रिटिशर्स के बीच में ये बात बोली कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमारी इकोनॉमी को बहुत तगड़ा. उन्होंने बोला हमने आपको इंग्लिश एजुकेशन दिया. आज हमारे देश में बच्चे लोग, माँ बाप बहुत गर्व समझते हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, वो पढ़ाना. बट उस वक्त तो अंग्रेजी, आज हमारे को अंग्रेजी में बोलने में गर्व होता है. एक टाइम पे अंग्रेजी हमारे लिए अभिशाप थी, तिरंगे की भाषा. जबकि आज देखो सोच हमारी क्या है, आज वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न चीजों को हम लेके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये समझते हैं प्राइड की बात है. लेकिन उस जमाने में ये था, ये हम पे थोपा जा रहा है, ये हमारे लिए सिरदर्द है, ये बाहर की चीज है. आज बिल्कुल अपोजिट हो गया है. लेकिन आज इंडिया जो है, इंडिया में जो आप समझते हो, दुनिया में जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, भारतीयों का उनमें एक बड़ा सम्मान है. आज बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं उनमें इंडियंस, और इतने सारे आप देखिए यहाँ पर जो आउटसोर्स होता है वर्क यूरोप से और अमेरिका से, उसमें इंडियंस बड़े स्तर पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है. इंडियंस की एक अच्छी रेपो है वर्ल्ड वाइड, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं इंडियंस, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं. तो आज अंग्रेजों के आने का जो प्रभाव हम पढ़ेंगे तो किस रूप में पढ़ेंगे? एक एस्पेक्ट है कि अंग्रेजों के आने से हमें क्या नुकसान हुआ. दूसरा एस्पेक्ट है, अंग्रेज बोलते अगर हम ना आते तो क्या तुम एक कंट्री के रूप में होते? और हम वैसे भी बहुत डिवाइडेड थे, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पंजाब, क्या हम एक कंट्री होते? पर दूसरा बात यह भी है, अंग्रेज आए, हमारी कंट्री यूनाइट करी, लेकिन जाते जाते हमारी कंट्री डिवाइड कर दी. तो अगर अंग्रेज ना होते तो क्या आज कश्मीर इशू होता? कश्मीर इशू ना होता तो जैसे कल हमारे जवान शहीद हुए 3, उससे पहले उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए. कुछ देखो, हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर पार्टीशन ना होता तो कोई कश्मीर इशू ना होता, कश्मीर इशू ना होता तो क्या इतनी बड़ी इंडियन आर्मी हमें रखनी पड़ती? क्या इतने बड़े स्तर पर शहीद होते लोग? तो आज जो कुछ भी है उसके पीछे हमारा पास्ट है, उसको बदला नहीं जा सकता. आज चाइना के साथ और चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, अभी क्वेश्चन मैकमोहन लाइन पे भी आया था, मैकमोहन लाइन पे भी आया था उत्तराखंड टीसीएस में. अभी क्वेश्चन मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना बॉर्डर बोलते हैं पर पर्टिकुलर किस स्टेट का, जो अरुणाचल का हिस्सा है, वो मैकमोहन लाइन. तो ये भी सब किसकी देन है? 1814 का हमारा एग्रीमेंट किसका है? अंग्रेजों का दिया हुआ. यानी ये सब किसने बनाए हैं? ब्रिटिशर्स के पीरियड में. जो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये किसका दिया हुआ है? अंग्रेजों का दिया हुआ. क्या बोलते हैं इसको? रेड क्लिफ लाइन. सब किसने डिसाइड किया? अंग्रेजों ने. जो आज की हमारी ज्योग्राफी है, आज की हमारी पॉलिटी है, आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, इसमें आप देख रहे हो बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रहा है किसका? ब्रिटिशर्स का. तो वही जो चीजें हमें पढ़नी है, क्योंकि जब हम इन चीजों को समझेंगे तो ही हम आज की प्रॉब्लम समझ पाएंगे. और एज अ ब्यूरोक्रेट, आप अगर सिलेक्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या हमारी स्थिति थी और आज क्या स्थिति है. नेक्स्ट, वरना आजकल तो घपले घोटालों की भी चर्चाएं बहुत चल रही है. अब तो यूपीएससी जैसी संस्था पे भी आरोप जैसा लगा है, बताओ इतनी डेंट लग गया है बहुत तगड़ा. नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख दिया आपने. लिखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया. सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, मतलब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन. नेक्स्ट, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ the great revolt of 1857 and the other
रिबेलियन एंड रिवोल्ट्स। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 तो मेजर है, उससे पहले के और उसके बाद के, एंड द अदर रिबेलियन एंड द रिवोल्ट्स। नेक्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म मीन्स कांग्रेस जब से बनेगी तो नेशनलिज्म की एक फीलिंग आप देखेंगे। लेटर इट वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पढ़ा है ना हमने, नरम दल, गरम दल पढ़ा था हमने। नेक्स्ट लिखिए आगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके 3 सब पार्ट बनाइए इंडियन नेशनल मूवमेंट के। देखिए फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज कौन सा है? मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज। सेकंड फेज लिखिए एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक्सट्रीमिस्ट। थर्ड, थर्ड फेज लिखिए गांधीयन फेज, गांधीयन, गांधीयन फेज। लिख दिया। नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल दीजिए, रिवॉल्यूशनरी फेज इन ब्रिटिश इंडिया। नहीं, अलग अलग, रिवॉल्यूशनरी फेज इन ब्रिटिश इंडिया, रिवॉल्यूशनरी फेज इन ब्रिटिश इंडिया। लिख दिया। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन, एंड द पार्टीशन of the subcontinent. Partition of the subcontinent. Next, development of education, development of education, comma, judicial system, in British India, in British India. ठीक है, this is the formal syllabus. Okay, so you can read once. एक बार पढ़ लीजिए उसको। ये हम सबको पढ़ना है, इतने टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपने लिखा है वो लेकर एक लाइन नहीं है, वो बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो। आया सिलेबस समझ में? आपको बुक मिली होगी यहां से, बुक मिली है जो आपको बुक मिली होगी यहां से? कौन सी बुक मिली है? आपको मिली है? एडमिशन वगैरह जब आपका होता है तो आपको बाद में एक बुक मिलता है, उस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, मतलब कितनी बुक है वो, छोटी बुक है, साइज में छोटी है, पेजेस आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो आपको पढ़नी है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं किसी ऑफलाइन शॉप से। इंग्लिश मीडियम है आपका तो आपके लिए स्पेक्ट्रम, वैसे तो हिंदी में भी आने लगी अब हिंदी में भी आने लगी, डिमांड है ना अच्छी उसकी। वो प्रॉपर एक नोट्स ही एक प्रकार के। क्या नाम बोला मैंने? स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ आई एम ऑफिशियली गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। अभी तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, अब हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं पता, अब आपको आता भी है चाहे नहीं भी आता। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 एडी, ये डेट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये डेट हम सामने सामने देखते भी आ रहे हैं कि हर साल इस तारीख को हमारे देश में जश्न मनाया जाता है। हम छोटे थे, इतनी नॉलेज नहीं होती थी, जश्न मनाया जा रहा है, जश्न मनाया। जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें भी किसी किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाता था। 15 अगस्त के दिन झंडा चढ़ता था। हम देखते थे त्योहार तो बहुत से होते हैं, दिवाली आ रही है पटाखे फोड़ रहे हैं, घर सजाया जा रहा है, होली आ रही है रंग लगा रहे हैं, लेकिन ये भी कोई त्योहार होता है?
हम देखते थे 15 अगस्त को झंडा चढ़ाया जा रहा है, 26 जनवरी को भी झंडा चढ़ाया जा रहा है। घर में आजकल ऐसे धार्मिक झंडे तो लगे रहे, अब राम मंदिर जब से शिलान्यास हुआ हो, लेकिन ये अलग ही तरह का ट्राई कलर। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए, आप लोग, हम लोग, सब लोग, हमें पता लगा, हमने पढ़ा, हिस्ट्री जाना, तो हमें पता लगा कि इस डेट का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्व है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ, फ्री हुआ, हमें फ्रीडम मिली। किससे मिली फ्रीडम? ब्रिटिशर्स से, यानी ब्रिटिश रूल से। तो जब हम पैदा हुए, हम लोग, आप लोग, तो हम लोग तो ब्रिटिश इरा में नहीं है, हम तो उसके बाद के हैं। आगे हमारे आने वाले फ्यूचर जो जनरेशंस हैं वो सब बात की हैं, लेकिन इस डेट का इंपॉर्टेंस तो सबके लिए है ना। आज भी, आज से 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी, और आगे जब तक भारत रहेगा, पूरी दुनिया रहेगी, तो ये डेट एक इंपॉर्टेंट डेट बन गई। 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। भारत देश कहां है? भारत देश कहां पर है? एशिया कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में एक बड़ी कंट्री है जिसका नाम है भारत। और आज इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, और पॉपुलेशन में तो आप जानते ही हैं फर्स्ट नंबर पे आते हैं हम। तो इंडिया डिवाइड हुआ और इंडिया का पार्टीशन हुआ 15 अगस्त 1947। अब हमने और आपने तो नहीं देखा, लेकिन हमने पढ़ा है, जाना है कि पाकिस्तान जो आज पूरा देश है वो हमारा पार्ट हुआ करता था। अब जरा सोचिए, बिलीव कीजिए, मतलब अपने आप में आप एक कल्पना कीजिए, वो हमारा पार्ट होता था, यानी कराची, लाहौर, ये हमारे शहर हुआ करते थे, जैसे मुंबई है, जैसे सूरत है, जैसे कलकत्ता है। और आज वो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, वो भी हमारा पार्ट हुआ करता था पहले पाकिस्तान का, और पाकिस्तान पूरा हमारा पार्ट हुआ करता था। तो 15 अगस्त 1947 को 200 साल के करीब अंग्रेजों के लंबे शासन के बाद हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन ये आजादी इतनी सस्ती नहीं थी जो हमें, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हम देखते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने इच्छा से जो कुछ कर रहे हैं। हमारे ऊपर कितने रिस्ट्रिक्शंस होते थे, हमारे ऊपर कैसे कैसे कानून थे, कैसी कैसी समस्याएं हमने देखी। हमने, मतलब हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको कौन कौन सी स्ट्रगल से आज जिस उम्र में हम ये सोचते हैं कि अब हम यूपीएससी की कोचिंग करें, कि अब हम बिजनेस करें, कि अब हम ये करें वो करें, वो लोग उस उम्र में फांसी चढ़ गए। जब तक तो हमें यही अकल आ रही है कि अभी हम 10 बजे उठते हैं, हम सुबह 5 बजे उठना शुरू करें, जिम जाना शुरू करें, ये काम करना शुरू करें, उस उम्र में उन लोगों को फांसी हो गई। लेकिन क्या आज हमारे लिए उनका कोई महत्व है? कि बस हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हाँ एक भगत सिंह थे, ठीक है, तो थे तो क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, तो क्या, उनकी जयंती आ रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब ही नहीं। हम, हमारे लिए हीरो कौन बन गए? कौन बन गए हीरो? बॉलीवुड स्टार्स हमारे लिए हीरो बन गए, या हमारे लिए, मतलब हम कहाँ चले गए? आप समझ रहे हैं ना हमारी सोच, क्योंकि हमने हिस्ट्री को उस तरह से पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं, केवल हम पेपर पास। और यहाँ भी कोई हमारी मजबूरी तो नहीं है कि बस हमारा को सिलेबस कवर कर रहे हैं इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या हमारा खुद का भी कोई इंटरेस्ट है? क्या हमने कभी खुद जानने की कोशिश करी? वरना क्या ही हमें मतलब है। आजादी आती है हर साल 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन लोग मूवी देखने जा रहे हैं, 15 अगस्त को छुट्टी समझ के लोग मॉल जा रहे हैं। नेशन वेशन क्या, ये बस बोलने की बातें हैं या प्रैक्टिकली भी कुछ चीज है ये? कि 15 अगस्त में छुट्टी, लोग उसको ऐसे छुट्टी समझते हैं। तो आज ऑफिस से राहत मिली, क्योंकि उस दिन तो प्राइवेट कोई भी ऑफिस हो ओपन ही नहीं हो सकता, तो लोग उस दिन मूवी चले गए, मतलब उनके लिए उसका महत्व ही नहीं जानते, समझ ही नहीं जानते। मतलब इस देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे भी सेलिब्रिटी हैं, उन्हें पूरा प्रधानमंत्री कौन है बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान। ये भी है। और जो हम लोग इस तरह से उनको अपना आइकन मानते हैं, क्या वास्तव में ग्राउंड रियलिटी पता है हमें? तो ये चीज होती है, देखो, पैसा कमाना इज वन थिंग, पैसा किसी के भी पास हो सकता है, बट नॉलेज इज वेरी डिफरेंट। समझ रहे हैं बात? तो हमें किस चीज को जानना है, समझना है, केवल हमें पेपर ही पास करना है, उसी के लिए पढ़ना है, तो फिर तो बेकार है, फिर तो कोई किताब से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के भी कर ले। लेकिन हमारे दिल में वो भावना है, हमें पता होना चाहिए अपने देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, हमारी अस्मिता क्या है, हम कुछ चार शब्द बोल पाए, कल के दिन हमें खड़ा कर दिया कहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर हम जानते हैं इस डेट का महत्व है, क्योंकि हम आजाद हुए अंग्रेजों से। लेकिन क्या हमारी हिस्ट्री ऐसी थी कि अंग्रेज आए और अंग्रेजों से आजाद हुए? आपने तो, जो पीछे बच्चे हैं, आपने तो मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा है,
आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है, आप एंशियंट हिस्ट्री से उठा के देखिए और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक का पीरियड, क्या कभी कोई एक पावर रही पूरे इंडिया में? हमारा पूरा इंडिया, हमारा जो पूरा इंडिया है, आज का जो पूरा इंडिया है, इसका ये एरिया है और ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश। और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आप मिला लें तो लगभग लगभग हम 40 के पास पहुंचते, ये 32 से 40 हो जाए। दुनिया का इतना बड़ा देश, एक पूरा सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। और यहां पर हमने देखा, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे हम, है ना, यहां पर हमने देखा कि ये सारा जो पार्ट है पूरा, ये एक टाइम पर एक एम्पायर के अंडर नहीं रहा। याद कीजिए, एंशिएंट इंडिया में पहला एम्पायर जिसने इंडिया के मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक करने की कोशिश की, दैट वाज कौन थे? मौर्यास। कौन थे? मौर्यों के टाइम पे हमारा किंगडम मतलब हमारा एम्पायर कितना बड़ा था, इंडिया की टेरिटरी कितनी बड़ी थी, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक हमारा क्षेत्र जाता था। समझ रहे हो, सबसे बड़ा एम्पायर। फिर हमने देखा बड़ी पावर आई, गुप्ताज आए, गुप्ताज के समय श्रिंक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी हद तक मतलब एक एम्पायर के रूप में कंसोलिडेट किया। उस समय भी, आज भी आप देखो, नॉर्थ में अलग सिस्टम चलता था, साउथ इंडिया जो है, सदर्न पार्ट जो इंडिया का, वहां अलग किंगडम्स थे, वेस्ट में अलग चल रहा है, सेंटर में अलग चल रहा है। फिर कोई एक बड़ी पावर आएगी, वो एक्सपैंड करेगी, कंसोलिडेट कर देगी। मिडाइवल इंडिया में जब हम पहुंचे तो मिडाइवल इंडिया में देखा भारत में इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हुए, एक के बाद एक। मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, महमूद गजनवी आ रहा है, लूट मच रखी है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, सोना चांदी सब। शासक वर्ग यहाँ का बटा पड़ा है, सब अपने अपने अपनी राइवलरी है, कोई इंडिया के बॉर्डर्स को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। जबकि अकल हमें हमने पीछे देखा, चाणक्य की वजह से ही जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोला जाता है वो इंडिया की बॉर्डर्स तक पहुंचा, तो ही तो चाणक्य ने पूरा का पूरा ये कोशिश की कि नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रोन करके यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी बिठाई जाए, एक योग्य, जो कौन आए? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था अशोक द ग्रेट, पढ़ा था हमने उसके बारे में। तो मौर्यास के टाइम से हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चीजें आप देखिए, मिडाइवल इंडिया तक आते आते क्या हुआ? अटैक्स स्टार्ट हुए, एक के बाद एक इन्वेजन हुए। फाइनली जो गौरी का अटैक था उससे भारत प्रभावित हुआ, बैटल ऑफ तराइन हुआ और एयर आया 1206। भारत में इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। इन विच ईयर द इस्लामिक रूल वाज स्टार्टेड इन इंडिया? 1206। एंड द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड। तो किसका फाउंडेशन पड़ गया?
सुना होगा नाम विंध्य सतपुड़ा, सुने भी है। नेशनल एंथम में भी आप बोलते हैं ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा विंध्या सतपुड़ा। आ गई, ठीक है। तो अब आपको कुछ ट्रायंगुलर हिस्सा दिख रहा है, कुछ ट्रायंगुलर, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल मैं शेड कर रहा हूं, ये ऐसा कुछ, ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड डेक्कन। क्या बोलते हैं इसे? डेक, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है उसमें जो रीजन आएगा दैट इज कॉल्ड डेक्कन। भाई ऑनलाइन वालों, हम तुम गायब हो गए। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे औरंगजेब की डेथ हो रही है 1707 में। औरंगजेब की डेथ के बाद से ही इंडिया की हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का बिगिनिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो था वो जैसा भी था, टॉलरेंट नहीं था हिंदूज के प्रति या जो भी था, बट वो एक कड़क, जिसे आप बोल सकते हो ना स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर था। हालांकि उसकी भी नाक में दम कर रखा था मराठास ने, शिवाजी महाराज ने, बहुत से रिवोल्ट हुए उसके समय, लेकिन जैसा भी था वो उसके समय तक बूढ़ा भी हो गया था, दमखम था, मुगल एम्पायर में जान थी। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो वो डेक्कन में ही रिवोल्ट हो रहे थे, डेक्कन में ही रहा लंबे समय, और डेक्कन में ही उसकी क्या हो गई? डेथ हो। डेक्कन मतलब जो पर्टिकुलर आज का महाराष्ट्र का जो राज्य है, वहां उसकी क्या हो गई? डेथ हो। उसकी कब्रगाह भी है। और डेक्कन में जब उसकी डेथ हो गई तो ये खबर पूरे भारतवर्ष में फैली। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि अब जो मुगल्स हैं, औरंगजेब तक के जो मुगल्स हैं उनको हमने पढ़ा था मिडाइवल हिस्ट्री में, और औरंगजेब के बाद के जो मुगल्स हैं उन्हें बोलते हैं लेटर मुगल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटर मुगल्स। तो लिखिए कॉपी में, द सक्सेसर, द सक्सेसर्स ऑफ, द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब are known as, are known as later Mughals, are known as later Mughals। क्या बोलते हैं उन्हें? लेटर मुगल्स। देखो, तो मुगल एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो है अर्ली मुगल्स, अर्ली मुगल्स को हम पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, और दूसरे हैं लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स को पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अर्ली मुगल्स में 6 किंग थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब को मार दिया हमने, मतलब मर गया औरंगजेब 1707 में। तो औरंगजेब के बाद के जो बादशाह हैं उन्हें पढ़ते हैं हम लेटर मुगल्स। अब औरंगजेब की डेथ कब हो रही है? 1707 से लेकर मुगल एम्पायर ऑफिशियली खत्म होगा 1857 के रिवोल्ट में, आप समझ लो 57 या 58। तो यहां पर आप देखो मुगल एम्पायर ये भी पार्ट है, और मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था 1526 से। तो पूरा का पूरा मुगल एम्पायर 1526 से 1857, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्ली मुगल्स, लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स वर द ग्रेट मुगल्स, पावरफुल मुगल्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, so they were studied in medieval history. Later mughals, that is from 1707 till 1857, they are studied in, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो नोट कर लीजिए, लेटर मुगल का पीरियड नोट कीजिए, 1707 टू 1857। 1857 भी बोल सकते हैं, 1858 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1858 से क्या हुआ? 57 तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 57 में रिवॉल्ट हुआ, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर दिया गया, उन्हें भेज दिया गया म्यांमार, जो उस टाइम बर्मा बोलते थे, और 1858 से प्रॉपर इंडिया का ऑफिशियल कंट्रोल ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने। इसको बोलते हैं ब्रिटिश राज। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से शासन करने लगी है, लेकिन नाम मात्र के लिए बैठा रहता था मुगल राजा। अब मुगल राजा को ही खत्म कर दिया, उसकी पोस्ट ही खत्म कर दी, हटाई दिया उसको। प्रॉपर हटाया कब? 1858 में, और वहां से स्टार्ट होता है ब्रिटिश क्राउन का। इससे पहले जो रूल चल रहा था वो मुगल का तो चल ही रहा है, मुगल का मतलब नाम नाम के लिए चल रहा है, काम चल रहा है कंपनीज रूल। कौन सा? कंपनीज। ठीक है, तो पैरेलल इंसिडेंट है, इसलिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दैट इज व्हाई आई एम क्लियरिंग टू यू। तो नोट कर लीजिए, लेटर मुगल्स पीरियड 1707 टू
1857 भी ठीक है, 1858 भी ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चन यू कैन आस्क। यहां तक समझ में आ गया? लेटर मुगल्स, नाउ लेटर मुगल्स वर वेरी वीक, दे वर नॉट कैपेबल। होता है ना कि कोई तो बहुत करता है, परिवार में हो जाता है, बाद में ऐसे आए, वो बहुत कुछ इनके पूर्वजों ने किया, ये नालायक थे, नालायक थे। दूसरा, औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि औरंगजेब ने किससे लड़ाई नहीं की। औरंगजेब के अगर आप बारे में जानते हैं तो औरंगजेब के समय से पे बहुत से रिवोल्ट हुए। जैसे औरंगजेब की नहीं बनी सिखों से। सिख एक वॉरियर कौम है, पंजाबी, और सिख जो थे, सिखों में आपको पता है 10 गुरु हुए हैं, और सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनका एग्जीक्यूशन औरंगजेब की ऑर्डर्स पर हुआ है। दिल्ली में आप कभी जाएं, चांदनी चौक, चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज है, शीशगंज, शीशगंज इन्हीं के नाम पर, क्योंकि यहां पर गुरु जी का शीश काट दिया गया था, बिकॉज ही डिनाइड टू एक्सेप्ट इस्लाम। शीशगंज इनके नाम पे। अर्जुन देव 5वें गुरु हैं जिन्हें जहांगीर के समय मारा गया। वो किसने मारा था? जहांगीर ने। और ये कौन से हैं? 9वें गुरु, जो तेग बहादुर। तो शीशगंज मतलब जहां उनका शीश कटा, ये आप ध्यान रखें। इस वजह से सिखों की और मुगलों की बनती। इसके बाद मतलब कौन से गुरु हैं ये? 9th गुरु। इनके बाद जो 10th गुरु आएंगे, गुरु तेग बहादुर, नाम सुना होगा आपने, बिहार से बिलोंग करते हैं। गुरु, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह, मैंने तेग बहादुर बोला, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो 10th गुरु सिखों को एक वॉरियर कौम बनाएंगे। उन्होंने एक टर्म दिया है खालसा। आज आजकल आप खालिस्तान खालिस्तान सुनते हैं, खालसा। जो आज सरदार लोग, सिख लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, सिंह, सिंह मतलब शेर, और महिलाएं लगाती है कौर, ये जो सरनेम लगाते हैं, दैट वाज गिवन बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे। उन्होंने सिखों को एक बना दिया, आप बोलिए क्या? वॉरियर्स, वॉरियर के रूप। ये सब पीछे से चला आ रहा है ना, क्योंकि मुगलों और सिखों की तो बनी नहीं। इससे पीछे जो बात कर रहे हैं, गुरु अर्जुन देव के समय, गुरु अर्जुन देव वाज द 5th गुरु एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जहांगीर। तो देखिए, सिखों के साथ इनकी राइवलरी थी, इससे सिख नाराज। दूसरा, औरंगजेब जो था, क्योंकि वो रिजिड मुस्लिम था, तो उसकी राजपूत से भी नहीं बनी, जबकि अकबर की तो राजपूतों से बनी। इवन मैट्रिमोनियल अलायंस है अकबर के समय तो राजपूत किंग्स के साथ। इवन अकबर कितना स्मार्ट था कि उसने राजपूतों को राजपूतों से भिड़वा दिया। महाराणा प्रताप अकबर के अंडर कभी नहीं आए, महाराणा प्रताप ने उसको दास्ता स्वीकार नहीं की, पर महाराणा प्रताप को काउंटर करने के लिए किसको भेजता है? राजा मान सिंह, जो खुद एक राजपूत है, नाम सुना होगा ना आपने मान सिंह का। तो वो अकबर तो स्मार्ट था, लेकिन ये औरंगजेब तो थोड़ा कट्टर है, रिजिड है, कट्टर इस्लामिक मुस्लिम शासक है। तो इससे राजपूत भी क्या हो गए? खफा रहने लगे। उस तरह से उनके बीच में रिलेशन नहीं रहे, जो कभी राजपूत मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ने जाते थे। तीसरा, मराठास। मराठास ने तो इसकी नाक में दम कर रखा था। जैसे आप नाम सुनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और मैंने बोला छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द कंटेम्पररी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड देखिए आप, कहां से कहां तक है औरंगजेब का टाइम पीरियड? 1658 से 1707। और उसी बीच 1674 में और 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज एज अ रूलर, एज अ किंग रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के संबंध जो थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे बादशाह, आप समझ लीजिए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज का सपना देखा, जिन्होंने, उनके आगे बारे में पढ़ेंगे मराठा उसमें, जिन्होंने, जो हिंदवी स्वराज हम बात करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदू शाही रूल, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सारे मॉमडन्स उनकी सेना में नहीं थे, मुस्लिम्स भी थे। लेकिन जो आज भी आप देखते हैं, महाराष्ट्र का भी आप जाइएगा, कितना बड़ा उनका नाम है, कितना, मतलब पूरा एयरपोर्ट जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो आप देखें, छत्रपति शिवाजी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है मुंबई का, बहुत बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नाम है, उनका ऑरा है। और उन्होंने जो काम किया वो एक माइलस्टोन माना जाता है इस एज।
तो वो औरंगजेब की कंटेम्प्रेरी थे, और औरंगजेब और उनके और बाद में जितने भी आए, आपने पढ़ा था शाहू जी के बारे में, संभाजी, साहू जी पढ़े थे ना आपने, वो सब किनके वंशज हैं आगे? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी यानी मराठास के साथ भी इसकी नहीं बनी। तो औरंगजेब के रिलेशन किसके साथ अच्छे? सिखों के साथ नहीं बनती, राजपूत उससे नाराज हैं, मराठास नाराज हैं। इसके अलावा औरंगजेब के समय जो जाट थे, बुंदेलास थे, ये सब कहीं ना कहीं औरंगजेब से चिढ़ते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसीज बहुत हार्श थी। और औरंगजेब कैसा व्यक्ति था? एक प्रकार का इनटॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज। तो फाइनली उसका रिजल्ट क्या निकला? जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, सबने एक लंबी गहरी सांस ली, चलो ये चला गया। अरे तो बुढ़ा भी हो गया था, जा ही नहीं रहा था इसका, तो बेटा खुद बुढ़ा हो गया। इसका बेटा खुद बुढ़ापे की एज में पहुंच गया, 63 एज में, और वो कह रहा है अब्बा हुजूर जा ही नहीं रहे ऊपर, मैं राजा कब बनूंगा, मैं तो खुद ही मरने वाला हो रहा हूँ। हुआ था नहीं हुआ था? और 63 की एज में इसका बेटा बनेगा राजा। कौन था वो? मुअज्जम, जिसका नाम क्या, हम किस टाइटल से बैठते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट या शाहे बेखबर। वो खुद 63 एज में बादशाह बन रहा है। हालांकि वो 5 साल में उसका तो इंतकाल हो जाएगा, है ना, वो भी चला जाएगा। वो फिर भी हम ये देख रहे हैं कि 1707 एक इंपॉर्टेंट ईयर है। मतलब हिस्ट्री में हमें क्या करना है? पहले ईयर्स को पकड़ना है। पहला ईयर ये हमने पकड़ लिया, औरंगजेब की डेथ की। अब आप देखिए, ठीक आप 50 साल का जंप मारिए। 1757 में प्लासी का बैटल होता है, और ये एक प्रकार की बिगिनिंग हो जाती है, ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया इनडायरेक्टली। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि विद इन 50 years आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, पॉलिटिकल सिनेरियो कितनी तेजी से चेंज हुआ। देखो मैडम, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है। हालांकि बैटल ऑफ प्लासी में मुगल्स डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव हो रही है। बट बट इस वॉर का हमारे पूरे पूरे इंडिया के जो नेशनल, आप देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि यहां से ना, यहां से क्या होगा, यहां से ब्रिटिश कंपनी का शासन स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट शासन करने लगे, राजा रूजा वो उनको ही रखेंगे। बैकडोर रूल जिसे बोलते हैं, यानी कि कठपुतली नवाब। समझ रहे हैं ना, कठपुतली जानती है, पपेट जो होती है, पपेट नवाब बनाएंगे। मीर जाफर का नाम आपने सुना होगा, मीर कासिम का नाम आपने सुना होगा, आगे भी नाम आएंगे। फिलहाल आप अभी इतना टेंशन मत लीजिएगा। 1707 का ईयर याद रखिए। 1707 में आप 50 जोड़ दें, क्या आ गया? 1757 बैटल ऑफ प्लासी। अब रुक जाइए आप, 1757 में, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कैसे याद कर रहे हैं। 100 ईयर्स जोड़िए, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। यानी इन 100 सालों में अंग्रेजों ने कुछ तो भारत में ऐसा कर दिया जिससे भारत के लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। रिवोल्ट तो उससे पहले भी हुए, उसके बाद भी हुए, लेकिन इसको इतिहास में, हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मिली है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। तो ये तो हम बचपन से पोयम भी पढ़ते आ रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की। यानी इन 100 सालों में देखो, आपको टाइमलाइन को पकड़ना है। 1707 हमने पकड़ लिया सर, औरंगजेब डाइड। आफ्टर 50 years बैटल ऑफ प्लासी, ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कंपनी रूल इन इंडिया। देन आफ्टर 100 years 1857 द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 which resulted, काय में रिजल्ट हुआ ये? शट डाउन ऑफ कंपनी एंड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज, डायरेक्ट रूल। अभी तक कंपनी शासन तो कर रही थी, पर कैसे, मतलब ब्रिटिशर शासन तो कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर कैसे? कंपनी के कंधे में बंदूक रख के। अब सीधा हटाओ इस कंपनी को, कंपनी का तो बहाना बनाया उन्होंने, कंपनी संभाल नहीं पा रही है शासन, रिवोल्ट हो गया, सीधा अपना शासन स्टार्ट किया। और कब किया वो? 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट आता है। अब यहां से आप 90 साल जोड़ दीजिए, 100 साल जोड़ते हैं तो 1957 आएगा, 90 साल जोड़ेंगे 90।
यानी विद इन 90 ईयर्स हमारा पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश की नई अलग तरह की पॉलिसीज, एंड आफ्टर दिस 1947 में क्या हुआ, इंडिया क्या हो गया, आजाद। तो लिखिए इंपॉर्टेंट एयर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट एयर्स, इन्हें लैंडमार्क एयर्स भी बोलते हैं, लैंडमार्क एयर्स, इंपॉर्टेंट स्लैश लैंडमार्क एयर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला खुद लिखते जाइए, अब तो आपको याद हो जाने चाहिए, 1707 हिस्ट्री, 1707 क्या हुआ, डेथ ऑफ औरंगजेब। अब सेकंड नंबर पे लिखिए 1757, ये सब एडी है भैया, ये तो कॉमन है, सबको समझ में आ रहा है ना, सीई एडी, एडी है। 1707 में लिख दिया डेथ ऑफ औरंगजेब। 1757 में लिखिए बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। अब थर्ड नंबर पे लिखिए 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके आगे लिखिएगा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रेट रिवोल्ट भी बोलते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हुई, इंडिपेंडेंस की वॉर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फोर्थ नंबर पे लिखिए फोर्थ नंबर पे लिखिए 1947। इसके आगे दो टर्म लिखिए, क्या, फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, है ना। अब चारों एयर आपको याद हो गए। अब साइड में आप उसके आगे लिख सकते हैं क्या, 1757 का जो वॉर हुआ वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके बाद जो इससे भी इंपॉर्टेंट वॉर है बैटल ऑफ बक्सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर। देन 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बस यहां से किस्मत पलट जाती है हमारी और अंग्रेजों की चमक जाती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद तो बस धीरे धीरे ही सही, है ना, अंग्रेज भारत में अपनी ताकत को मजबूत करते हुए चलेंगे। तो ये एयर्स भी आपको साइड में याद रखने। अब आप याद करने के लिए कुछ भी करिए, 1707 तो अब तक सबको याद हो गया होगा, एक बार तो एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, औरंगजेब डाइड इन विच ईयर, तो 1707 तो याद रखना है। इसमें आप जोड़ेंगे +50 तो ये मिल जाएगा, +100 ये मिल जाएगा, प्लस अभी कितना हो रहा है 90 ईयर्स, तो 50 100 150, आप देख रहे हो ना, ये कितना हो गया, और ये हो गया 90। तो अगर आप इस पूरे टाइम पीरियड को मिलाओ तो कितना ईयर का बैठ गया है, लगभग 240, 240। तो 240 का ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये पूरा पीरियड ऐसा है जब अंग्रेज भारत में धीरे धीरे क्या हुए, मजबूत। और अगर आप सीधा यहां से स्टार्ट करो तो ये बैठेगा 190 साल, जिसे आप मोटा मोटा बोलोगे क्या, 200 साल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, हो जाएगा याद। यहां तक का किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, ये हमें मतलब याद रखना है, रोड मैप है हमारा ये, ऐसे ऐसे हमें बढ़ना है, ये रोड मैप है हमारा। क्लियर हो गया यहां तक। अब सोचिए अंग्रेज भारत में सक्सेसफुल कैसे होंगे, दो तरफा उनको वॉर करना है। यहां तक कर लिया ना नोट सबने। जो ब्रिटिशर्स हैं
उनके लिए दो चैलेंजेस है। क्या है पहला चैलेंज? पहला चैलेंज है उनके लिए नेटिव रूलर्स। नेटिव रूलर्स मतलब जो यहाँ के अपने स्थानीय शासक, जो इंडिया के रूलर्स, जैसे अब तक मुगल इंडिया के हो चुके हैं, लंबे समय से शासन कर रहे हैं। इसके अलावा बंगाल, अवध, नीचे आप चले जाइए डेक्कन के क्षेत्र में निजाम, ठीक है ना, उधर हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर, तो मराठास, इनके लिए एक तो इन सब पावर से लड़ना है, जैसे ऐसे वॉर होंगी वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा इनके लिए चैलेंज है जो इनकी यूरोपियन पावर्स हैं, यानी अंग्रेज अकेले नहीं आ रखे हैं यहाँ पोर्तुगीज पहले से हैं, डच हैं, फ्रेंच, फ्रेंच के साथ तो बड़ा खतरनाक, उनको भी काउंटर करना है। तो देखिए, हाँ डेन्स है, डेन्स तो खैर एग्रीमेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, असल लड़ाई उनकी पोर्तुगीज से मैट्रिमोनियल अलायंस करेंगे, बॉम्बे दहेज में दिया जाएगा। अभी बहुत काम करेंगे वो, हमारा सामान खुद दे रहे, उसको दहेज में दे रहे, बताओ, एरिया हमारा। तो ये ब्रिटिशर्स दो तरफा, तो सोचिए दिमाग देखिए, पेशेंस है उनके पास, पूरा हिंदुस्तान एक साथ थोड़ा उन्होंने ले लिया, धीरे 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 उन्होंने कंट्रोल किया। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो दो मोर्चे पर, याद रखना है आपको अपने दिमाग में, दो मोर्चे पर उनके सामने चैलेंज है। पहला क्या चैलेंज है मैडम? इंडिया में कोई एक, ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक ही राजा है, पूरे इंडिया में इतने बड़े इंडिया का एक राजा है, आओ उसको मार दो, उसको किसी तरह से पावर से हटाओ और सीधा उसकी गद्दी पे बैठ गए और पूरा इंडिया आपके कंट्रोल में आ गया। नहीं, ऐसा तो इंडिया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के समय तक इंडिया यूनिफाइड था। औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स एमर्ज हो गए। अब इधर का राजा कोई, इधर का राजा कोई, इधर का राजा कोई। आप यहां जीत गए तो वो एरिया केवल आपका हुआ, यहाँ का थोड़ा हो गया। आपको यहाँ अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वहां अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हो सकता है कहीं वो दो पावर आपस में मिल जाए, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा, तो आपको कभी कभी भड़काना पड़ेगा। यहाँ पर ये सब्सिडी अलायंस जैसी पॉलिसीज लाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा करके अलग अलग टैक्टिक्स से, हाँ चालाकी से, ये क्या करेंगे, भारत को धीरे 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 कंट्रोल करना चाहिए। और वही वो करेंगे, तो पेशेंस चाहिए उसके लिए, एक दिन में दो दिन में नहीं होगा। दूसरी बात, इनसे तो मुकाबला है, पर इनका मुकाबला उनसे भी है जो इन्हीं की तरह आ रखे हैं, कौन? यूरोपियन कंपनीज। अब वो यूरोपियन, ये भी ट्रेडर बन के आए, वो भी ट्रेडर बन के आए। किसने ही सोचा था कि भारत में राज करना है, रूल करना है, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी बन गई। क्या लगता है आपको, ये जो अंग्रेज आए ये सोच के आए थे कि हमें भारत में कंट्रोल करना है, भारत को अपना गुलाम बना देना है, या ये कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं? आपको क्या लगता है सर, मुगल्स को देखकर पीछे, वॉज देयर रूल इन इंडिया वॉज इंटेंशनल, इंटेंशनल था, या सरकमस्टांसेस ऐसे कुछ हुए, एक्सीडेंटल था? एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी मेंस में था ये, द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल या फिर इंटेंशनल? इंटेंशन था इनका कि हम भारत जाएंगे, ऐसा पहले ट्रेड करेंगे, पहले हाथ जोड़ेंगे उनके और उन्हीं को गुलाम बना देंगे, मुगलों को ही भगा देंगे यहाँ से, है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है आजकल ये जो फेसबुक वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी ऐसा नहीं, आजकल ये टर्म भी चल रही है ना कि अब हम किस तरह के चंगुल में फंस रहे हैं। आज भी तो दुनिया को कुछ ही लोग चला रहे हैं, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। अभी देखो, अब आजकल लोग अपना नंबर पोर्ट नहीं करा रहे, वो अंबानी जो जियो से हैं लोग वो बीएसएनएल में आ रहे हैं। आज भी तो ये कुछ ही चंद लोग तो सरकार, अब आज के जमाने में सिस्टम अलग है, सरकार चला रहे, सरकार को पैसा दे रहे, टैरिफ प्लान बन रहे, तीन चार ही तो कंपनियां रह गई हैं, कोई मर्ज कर रही है, वो कर रही है, कोई भाग जा रही है, कोई चल नहीं पा रही है। आज भी आप देखिए बड़े बड़े जो टाइकून्स है, बिजनेस टाइकून्स, वही वर्ल्ड को कहीं मैनिपुलेट करते हैं, चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है। अमेरिका जैसा देश, अभी ये ट्रम्प पे हमला हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है?
खुद करवा दिया अपने पे सिंपैथी लेने के लिए। अब तो नाम चल रहा है वही बनेंगे अगले प्रेसिडेंट, हो सकता है क्योंकि अब उनके पीछे सिंपैथी आ गई ना। या फिर ये इतना बड़ा चूक कैसे हुई, अमेरिका जैसा कंट्री जो बात करता है, जो किसी दूसरे देश के किसी भी नेता को कभी भी, और अमेरिका भी भारत में भी नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग आए। बांग्लादेश में वो शेख हसीना को पसंद नहीं करता, और कल परसों से बांग्लादेश में दंगे होने शुरू हो गए। क्या इसके पीछे अमेरिका है? गॉड नोस, लेकिन अमेरिका कहीं पर भी हो सकता है, हमारी क्लास में भी हो सकता है कोई बैठा हुआ, ठीक है ना, एजेंट। तो हम कहने का मतलब ये है, अमेरिका और ये जो इस तरह के कंट्रीज हैं यूरोप के, ये बहुत खतरनाक हैं, और इनके मंसूबे, इनके इरादे मतलब स्पाई जैसा काम करते हैं, ये सब पे नजर रखते हैं। आज हमारा पूरा डेटा, आपको आपको क्या पसंद है, आप कुछ नेट पे सर्च कर रहे हैं, वैसे आपको यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं, आपको उस तरह के एड्स आ रहे हैं, आप बोले हमें तो एक बार सर्च किया था, यहाँ 24 घंटे यही तो दिखा रहा है, ठीक। सब कुछ बात कर रहे हैं हम, चैट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनक्रिप्टेड है सब कुछ, अमेरिका सब पढ़ सकता है ना। खैर उसे तुम पे इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कुछ भी सीक्रेट नहीं है ना। तो फिर अब आप बताइए, अंग्रेजों का भारत में आना उस जमाने में ऐसा क्या एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? क्या लगता है? आपने मैम अपना वो दे दिया है, वो मतलब जो आपका विचार। हाँ, आप बताइए मैम। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ तो ट्रेड से फायदा बहुत है, और यहाँ कोई एक रूलर तो ढंग का है नहीं, है तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये बोलते हैं मैं जाट हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ। लूप होल्स हमारे यहाँ बहुत है, आज भी हो तो, है ना। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं, वो तो आज भी है। कास्ट का प्राइड है हमें, रीजन का प्राइड है हमें। तो उसने कहा तो ये तो आपस में ही भिड़ रहे हैं, करो। तो देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में आपके लिए ही है। आप इस क्वेश्चन को आगे लिखेंगे जब हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली होगी, और ये आपको मैं राइटिंग के लिए दूंगा 250 वर्ड्स में, कि किस तरह से आप इसको समझेंगे। जैसे जैसे आप चीजें देखेंगे, समझते हुए चलेंगे कि ये ब्रिटिश रूल इंडिया में एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। लेकिन जो भी था, अंग्रेज दो तरफा मोर्चों पे लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पोर्तुगीज को भी काउंटर करना है, और और उनको इंडिया के नेटिव रूलर्स को भी डिफीट करना है। उनमें सबसे बड़ी चैलेंज नाम मात्र के लिए कौन है? मुगल्स। एक टाइम पर ये मुगलों के समय आ रहे हैं, तो बिल्कुल वहां पर वो सजदा और पैबोस कर रहे हैं, हुजूर हुजूर हमें जरा परमिशन दीजिए, हमें सूरत में खोटी खोलने दीजिए। और बाद में मुगल की पेंशन, मुगल बादशाह जो इनको परमिशन दे रहे हैं, वो इनके पेंशनर बन गए। शाह आलम, शाह आलम के बारे में पढ़ा था ना आपने, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, और बहादुर शाह जफर को तो सीधा पकड़ देंगे। अच्छा, इन बूढ़ी बुड्ढी हड्डियों में इतनी जान, हमारे खिलाफ बगावत करते हैं, सीधा पकड़ के ले गए वहां। कहा? बर्मा। अच्छा, कभी ये आत्मा देखती होगी जहांगीर की, वो बोलती होगी क्या ही वो दिन था जब ये विलियम हॉकिंस आया और हमारे आगे हाथ जोड़ रहा था, है, हमारे लिए गिफ्ट लेके आया, और आगे चल के भाग के देखो कैसा पलटा। कहते हैं ना, समय कब बदल जाए, क्या हुआ, कहानी खत्म हुई उसकी। बहादुर शाह जफर को भारत में दफन भी नहीं करने दिया उन्होंने। कहा है उनकी वो, याद रहेगी बात। चलिए, तो यहां पर आप देखिए, दो बातें हमें ध्यान रखनी। क्या बात? कि ब्रिटिशर्स दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो इंडियन नेटिव रूलर्स हैं जो भारत के ही हैं, और एक फॉरेनर्स हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये समझते हैं कि जब भारत आजाद हो रहा है 1947 में, हम ये समझते हैं कि भारत में केवल ब्रिटिशर्स थे। हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का डायग्राम, जो पॉलिटिकल मैप है, बड़ा कॉम्प्लेक्स। ब्रिटिशर्स के साथ साथ पोर्तुगीज के पास भी हमारी कुछ टेरिटरीज, और फ्रेंच के पास भी। पता है ना आपको, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हम आजाद किससे हुए? ब्रिटिशर्स। But there were some territories which was under the control of Portuguese and some territories under French. Now, can you tell me any of the territory which was under the Portuguese rule? Very good. Goa, Daman, and Dadra, and territories under the French rule.
पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी आज यूटी है और पौंडीचेरी में ही आते हैं। यनम, माहे, कराईकल और चंदरनगर। ये टेरिटरीज नोट करके रखिए और इसको मैप में ढूंढ के लाना कहां कहां पे पड़ती हैं, नोट कीजिएगा, लिखिएगा। द यूरोपियन टेरिटरीज इन इंडिया, द यूरोपियन टेरिटरीज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन कब? 1947। तो बाकी तो पूरा इंडिया इनके पास ही है ना, लेकिन कुछ टेरिटरी जो है वो इनके पास। तो ब्रिटिश के सामने तो आगे लिख दोगे आप ओवरऑल इंडिया, जैसे बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, सिंध, यूनाइटेड प्रोविंस, है ना सब, ये सब तो उनके पास ही है। लेकिन बचा क्या? जो पोर्तुगीज के पास, पोर्तुगीज वाली टेरिटरी लिखिए, गोवा, दमन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। अच्छा, गोवा तो स्टेट है, 1987 में गोवा स्टेट बन गया था, पहले गोवा भी यूटी था। और दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो आज इतना सारा नाम, इतनी बार एंड आता है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये तो इंग्लिश के हिसाब से देखें तो गलत है, एंड इतनी बार कैसे आ रहा है, कॉमा कॉमा लगा के आखिर में एंड लगाओ, पर इसका नाम ही ऐसा है ना, तो इसका नाम ही ऐसा है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इतना बड़ा नाम एक ही का है। तो ये 3 टेरिटरी उनकी हो गई, किनकी? तो कभी गोवा वगैरह आप जाते हैं तो गोवा में तो बहुत लंबे समय तक, आज भी कुछ लोगों के पास इवन पोर्तुगीज सिटीजनशिप थी अब तक उनके पास, लेकिन अब इंडिया में आप जानते हैं सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। तो इंडिया में अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यू कैन नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। ओके, देन फ्रेंच, फ्रेंच में लिखिए पौंडीचेरी, पुद्दुचेरी बोलते हैं इसे, पुद्दुचेरी। देन यनम, YANAM, यनम। माहे, एक सेकेंड बेटा, माहे, कराईकल, KARIKAL एंड चंदरनगर। चंदरनगर आपको मिलेगा नहीं क्योंकि चंदरनगर अब बंगाल में मर्ज हो गया है, तो वेस्ट बंगाल लिख देना आज। हाँ, हाँ, तो गोवा नहीं आएगा, गोवा स्टेट है ना, बाकी यूनियन टेरिटरी में कर सकता है। यूनियन टेरिटरी का असली मालिक ही कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ। तो उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब इसके आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक आप एक तो इनको सर्च करके लाएंगे, ये ज्योग्राफी में भी काम आएगी, मैपिंग में आता है क्वेश्चन, और हिस्ट्री में भी काम आएगी। बाकी ये पीरियड आप याद रखिएगा पूरा का पूरा, फिर उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।